हेलो दोस्तों, डीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का वीडियो नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो आप 11th में पढ़ेंगे या 12th में पढ़ेंगे या बीएससी लेवल तक पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम कॉम्प्लेक्स साल्ट के भी नाम से जानते हैं। देखिए, जनरली होता क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जो कि मेटल के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। मतलब मेटल और लिगैंड के बीच जो बांड बनता है वो कौन सा बांड बनता है? कोऑर्डिनेशन बांड। तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन बांड क्या होते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, चाहे जेई मेंस हो या नीट हो। ठीक है, तो आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। तो हेडिंग हम डालेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आप लोग बुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, या इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के नाम से जाना जाता है। जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इसका डिफिनेशन हम लिख सकते हैं। तो डिफिनेशन हम लिखेंगे, ये कंपाउंड्स या लिखेंगे ए कंपाउंड्स containing coordinate bond, coordinate bond typically between central metal atoms and a central metal atoms and a number of other metals or ions तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का डिफिनेशन है। एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि जो हमारा मेटल है Ml6, ये जनरली कैसे जनरेट होता है, इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे। ये हमारा क्या है? मेटल है, और मेटल के कॉर्नर पर क्या लगा हुआ है? लिगैंड, जो कि एक कोऑर्डिनेटेड बांड के रूप में लगा हुआ है। ये कौन सा बांड है? ये आपका कोऑर्डिनेट बांड है। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, ये जनरली दो पार्टों में डिवाइड होते हैं। दो पार्टों में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। पहला तो होता है हमारा लिगैंड। पहला क्या होता है? लिगैंड। और दूसरा होता है हमारा मेटल।
दूसरा क्या होता है मेटल। देखिए जो हमारा लिगेंड्स होता है उस लिगेंड पर चाहे जो मॉलिक्यूल जो है वाटर हो या Cn- हो, सब लिगेंड पे क्या हो जिसपे माइनस चार्ज हो वो लिगेंड होगा और जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो वो मेटल होगा। तो आइए मेटल और लिगेंड के बारे में हम लिखते हैं कि इसके कितने कितने पार्ट हैं, कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो पहला नंबर हम देख सकते हैं कि लिगेंड किस रूप में हो सकता है। लिगेंड आयन भी हो सकता है, लिगेंड एटम भी हो सकता है, लिगेंड मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे कि एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, इसको एक नाम से और जानते हैं हम, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक या न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हैं, जिसको हम Nu- से दिखाते हैं। तीसरा पॉइंट, अगर ये न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर सकता है, दे सकता है दूसरे को। चौथा पॉइंट क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो क्या होगा, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो अस्थाई होगा। ठीक है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो क्या होगा, अस्थाई होगा, और जो अस्थाई होगा वो कम क्रियाशील होगा। ठीक है, तो मोर स्टेबल, लेस रिएक्टिव। पांचवा पॉइंट क्या दे सकते हैं हम, पांचवा पॉइंट दे सकते हैं कि इसी को हम लुईस बेस भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, लुईस बेस कह सकते हैं। छठवां पॉइंट क्या हो सकता है, छठवें पॉइंट में हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड का मतलब क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तभी तो दूसरे को ट्रांसफर कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। तो आयंस, एटम, मॉलिक्यूल्स न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं, न्यूक्लियो यानी माइनस चार्ज में। देखिए केमिस्ट्री में आप आएंगे तो जिसके पास माइनस चार्ज होता है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसके पास माइनस चार्ज होता है उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या करता है, ये अटैक करता है किसी कमजोर मॉलिक्यूल पर और उससे अटैक करके अपने मॉलिक्यूल्स को ले लेता है, और दाता भी होता है ये। तो ये देखिए डोनर लिखा हुआ है, यानी इलेक्ट्रॉन दाता होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो ये दूसरे कंपाउंड को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब चौथे पॉइंट पे आएंगे, मोर स्टेबल। हमने वही कहा कि जो ज़्यादा स्टेबल होता है, जैसे अभी आप लोग कहानी सुने होंगे कि जो सरकारी टीचर होते हैं या डॉक्टर होते हैं वो उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो अस्थाई होता है वो लेस रिएक्टिव रहता है, जो स्टेबल होता है वो लेस रिएक्टिव मतलब कम क्रियाशील होता है। और चौथे पे इसको, पांचवें पे क्या है, इसको लुईस बेस भी कहते हैं। ठीक है, लुईस बेस के भी नाम से जाना जाता है जिस पर माइनस चार्ज होता है। और छठवें पॉइंट में आएंगे इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड, मतलब इलेक्ट्रॉन की इसके पास अधिकता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तभी तो दूसरे को दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं मेटल्स में। मेटल्स में करना क्या है कि इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। पहला पार्ट है इसका कि इसमें आयंस होगा और एटम होगा। दूसरा पॉइंट में क्या होगा, दूसरे पॉइंट में ये देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता थी, जिस पर प्लस चार्ज होता है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यहाँ कमी होगी, तो कमी को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब ई प्लस चार्ज। ठीक है, क्या होगा, ई प्लस चार्ज, जिसके पास कमी होगी। और तीसरा नंबर हम यहाँ कह सकते हैं, अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रोफाइल हो गया,
इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जब इसमें आएंगे तो इसका अपोजिट क्या होगा, यानी इसके पास कमी है। तो कमी मतलब अगर इसको, जिसे इसके पास, जिसे कहते हैं ना कि इसको भूख लगी है बहुत तेज से, इसको कोई भोजन देगा तो क्या करेगा, भोजन को एक्सेप्ट करेगा, लेगा। तो ये क्या होगा, तीसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कंपाउंड। इसको नोट करेंगे आप। ठीक, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो गया। अब देखिए चौथे पॉइंट पे आएंगे, मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव। मोर स्टेबल लेस रिएक्टिव, तो आप देख सकते हैं मोर स्टेबल, तो ये इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ये क्या होगा, ये लेस स्टेबल है। यानी यहाँ लिख सकते हैं लेस स्टेबल एक्सेप्टर। देखिए लेस स्टेबल, तो जब लेस स्टेबल होगा यानी इसके पास एनर्जी की पहले से ही कमी है। जब इसके पास एनर्जी की कमी है, पैसे कम है, तो क्या करेगा, ज़्यादा मेहनत करेगा पैसे कमाने के लिए। तो इसको क्या कह सकते हैं, मोर रिएक्टिव। मोर रिएक्टिव, ये क्या था, ये मोर स्टेबल था, ज़्यादा स्थायित्व को, पैसा इसके पास ज़्यादा था तो कम पैसा कमाना चाहता था, लेकिन इसके पास पैसा कम है, ज़्यादा पैसा कमाना चाह रहा है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, ज़्यादा क्रियाशील होगा। पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट में यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया लुईस बेस, यानी जिस पर माइनस चार्ज वो बेस, जिस पे प्लस चार्ज वो एसिड। तो ये क्या हो जाएगा, लुईस एसिड हो जाएगा ये। छठवां पॉइंट में देखिए, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। तो इसको क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब अधिकता और डिफिशियंट मतलब कमी। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्या है ये, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड हो गया, इसको नोट करेंगे आप। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं रिएक्शन विथ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। रिएक्शन विथ लुईस एसिड लुईस बेस। ठीक है, क्या है, लुईस एसिड और लुईस बेस। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसमें हम बेस के रूप में ले रहे हैं NH3 प्लस एसिड हमारा हो रहा है BH3 ट्राईहाइड्रोबोरेन। ये अमोनिया है, तो ये क्या है हमारा, लुईस बेस, और ये क्या है, लुईस एसिड। अब दोनों को क्या करेंगे, एक में मिक्स करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, और रिएक्शन करवाने के बाद देखिए ये क्या होगा, इसका लोन पेयर, अमोनिया का लोन पेयर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। जैसे इस पर अटैक करेगा, ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH, या इसको इस तरह लिख सकते हैं H3N, और बॉन्ड के रूप में BH3, क्या है, BH3। तो देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, बी को दे रहा है,
किसको दे रहा है? बी को दे रहा है ना। ये बी को दे रहा है तो इधर एरो घुमा देंगे। तो इसी एरो को क्या कहते हैं? इसी एरो को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट भी कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहेंगे, या इसी को एक नाम से और जानेंगे, एडक्ट। क्या कह सकते हैं? एडक्ट भी कह सकते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं एडिशनल कंपाउंड। क्या कह सकते हैं? एडिशनल कंपाउंड। या दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, हमने साल्ट यहां भी लिया और साल्ट यहां भी लिया। साल्ट को लिया हमने और इसको क्या कर दिया? हीट कर दिया। हीट करने के बाद ये वेपोराइज हो गया। जैसे वेपोराइज होगा फिर इसको हम क्या करेंगे? इसको कूल कर देंगे। जब कूल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रिस्टल में। किस में कन्वर्ट हो गया? क्रिस्टल में। यानी किस में कन्वर्ट हुआ? एडक्ट में। एडक्ट में क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया है, यानी क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया है। अब यही एडक्ट, यानी यही एडक्ट हमारा दो टॉपिक को होते हैं। ठीक है, एडक्ट दो प्रकार के होते हैं। यहां हम लिख दे रहे हैं, यही एडक्ट दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम डबल साल्ट और दूसरा हमारा है कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या है? डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो इसको आप नोट करेंगे कि हमने बेस से रिएक्शन कराया एसिड के प्रेजेंस में, तो बेस क्या किया? ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है, अभी हमने बताया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया? ये अपना इलेक्ट्रॉन ये दे दिया है BH3 को। जैसे BH3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूप में लेगा, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पा जाएगा तो क्या बनाएगा? एक एडक्ट का निर्माण करेगा। जैसे एडक्ट बनाएगा तो एडक्ट दो पार्टों में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, एक डबल साल्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स साल्ट। डबल साल्ट क्या होते हैं? डबल साल्ट को जनरली हम किसी वाटर में, यानी वाटर में जब डिजॉल्व करते हैं, वाटर में जैसे डिजॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा? इसके जो आयंस हैं वो अलग अलग रूपों में टूट जाएंगे डबल साल्ट के। लेकिन यही कॉम्प्लेक्स साल्ट के जो आयन होते हैं वो अलग अलग रूपों में नहीं टूटते हैं, वो ऐसे के वैसे पड़े रहेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि किसी जल में हम किसी लकड़ी को डालें और लकड़ी क्या हो? वैसे के वैसे पड़ा रहेगा काफ़ी समय तक, 2 घंटे 4 घंटे, 1 दिन 2 दिन रखेंगे वैसे को वैसा पड़ा रहेगा। लेकिन जो डबल साल्ट होता है, डबल साल्ट को अगर हम पानी में डालेंगे तो घुल जाता है, यानी अलग अलग पार्टों में क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी मिट्टी को ले लें और मिट्टी को लेने के बाद उसका गाढ़े पदार्थ को बनाकर उसमें पानी में डालेंगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ठीक है, गल जाएगा, तो क्या होगा? वो डबल साल्ट होगा। तो इसको हम समझ सकते हैं, इसको हम नोट करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, डबल साल्ट क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं। तो अब देखिए, हमने बताया कि एडक्ट को दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे। जैसे एडक्ट को दो पार्टों में डिवाइड करेंगे तो पहला हमारा क्या होगा? डबल साल्ट और दूसरा कॉम्प्लेक्स साल्ट। डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट लिखा गया है, टाइप्स ऑफ एडिशनल कंपाउंड विच डिसोसिएट इन यूजुअली नियरली एंड कंप्लीटली इन वाटर। ठीक है, यानी इसको क्या करेंगे? इसको जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे डबल साल्ट को, तो क्या होगा? ये अलग अलग आयंस के रूप में टूट जाएगा। तो इसको हम सपोज कीजिए कि इसका एग्जांपल हम अगर लिखें तो इसको हमने KCN प्लस MgCl2 प्लस वाटर के प्रेजेंस में क्या किया? डिजॉल्व कर दिया। जैसे मिक्स करेंगे तो मिक्स करने के बाद ये क्या होगा? ये टूट जाएगा। ये क्या होगा?
टूट जाएगा। तो जैसे टूटेगा तो ये किस रूप में हो जाएगा, ये हो जाएगा KCnMgCl2 इंटू 6H2O, इस रूप में डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम फिगर के रूप में थोड़ा देखेंगे कि सपोज कीजिए एक कंटेनर में हमने, इस कंटेनर में हमने लिया वाटर, क्या लिया हमने, वाटर ले लिया। जब इस कंटेनर में वाटर लिया तो अब इसमें क्या भरा हुआ है, H2O, वाटर भरा हुआ। अब इसको क्या करेंगे, इसको कार्नेलाइट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्नेलाइट के भी नाम से जाना जाता है। इस कार्नेलाइट को इसमें जब डिजॉल्व करेंगे, यानी यहाँ क्या लिखा गया है, KCnMgCl2, इसको जब डिजॉल्व करेंगे तो क्या होगा, अलग अलग आयन में टूट जाएगा, यानी K+ हो जाएगा, Cl- हो जाएगा, 2Cl- हो जाएगा, Mg+ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इस रूप में क्या होगा, ये टूट जाएगा अलग अलग पार्टों में। तो जब जैसे टूटेगा तो तुरंत हम समझ जाएंगे। या सपोज कीजिए ये हमारा एक सोल्यूशन होगा, प्रैक्टिकल के रूप में अगर हम समझेंगे, एक सोल्यूशन हमको मिल जाएगा, और सोल्यूशन मिलेगा और वाटर में जब जैसे हम डिजॉल्व करेंगे, जो अलग अलग पार्टों में आयन के रूप में अगर डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, तो हम समझ जाएंगे हमारा डबल साल्ट है। इसके बाद आते हैं हम, ये डबल साल्ट के लिए था। अब अगर कॉम्प्लेक्स साल्ट को हमको चेक करना हो, हमको एक आयन मिल जाएगा, आयन जैसे मिलेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। तो जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो किस रूप में हम समझ सकते हैं इसको देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा, इसके लिए हमने ले लिया KCn प्लस FeCl3 ले लिया एक्सेस के रूप में, ये भी एक्सेस था, सॉरी ये भी एक्सेस था और ये भी एक्सेस था। अब इसको हमने एक्सेस के रूप में ले लिया, एक्सेस मॉलिक्यूल लिया, और इसको हमने डिजॉल्व कर दिया वाटर में। जैसे वाटर में हमने डिजॉल्व किया तो ये क्या किस रूप में हो गया, 3K, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, K3FeCN का होल 6, और ब्रैकेट के अंदर ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सोल्यूशन बन गया। अब इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, हम उठाएंगे और वाटर में क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो सपोज कीजिए हमने एक कंटेनर यहाँ लिया, एक कंटेनर लिया। अब इस कंटेनर में हमारा पहले से क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, पहले से ही वाटर भरा हुआ है। अब इसमें हमने क्या डिसॉल्व कर दिया, इसमें डिसॉल्व कर दिया K3FeCN का होल 6, हमने क्या किया, डिसॉल्व कर दिया। जैसे डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा। किस रूप में टूटेगा, 3K पॉजिटिव, और ये आ जाएगा FeCN का होल 6 3- के रूप में क्या होगा, टूट जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसके अलग अलग, यही सिर्फ आयन टूटा हुआ है जो बाहर से जुड़ा हुआ था, वही आयन टूटा हुआ है, बाकी सब कॉम्प्लेक्स में ही है। ठीक है, तो इसको हम समझ जाएंगे ये हमारा कॉम्प्लेक्स साल्ट है। तो दो सोल्यूशन अगर आपको मिलता है, मान लीजिए अगर आपको ये मिलता है, कार्नेलाइट मिल जाता है, या ये सोल्यूशन मिलता है, दोनों सोल्यूशन को आप प्रैक्टिकली जांच कर सकते हैं, और जांच के आप बता देंगे कि हाँ हमारा कौन सा डबल साल्ट है और कौन सा कॉम्प्लेक्स साल्ट है। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो इसको नोट कर लिए हैं होंगे आप। अब कुछ एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, अब यही हम डबल साल्ट को भूल जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट, तो मान लीजिए हमने 3 कॉम्प्लेक्स साल्ट लिया, 3 कॉम्प्लेक्स साल्ट हम ले रहे हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं K4Fe, इंक खत्म हो गया लग रहा है, FeCN का होल 6, ये हमारा पहला है।
दूसरा हमने लिया FeCN का होल 6 SO4। क्या लिया हमने? SO4 ले लिया। तीसरा हमने लिया FeCO का होल 5 ये। तो 3 हमने कॉम्प्लेक्स साल्ट लिया। अब तीनों कॉम्प्लेक्स साल्ट को हमको जांच करना है। तो मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, इस कॉम्प्लेक्स साल्ट में कुछ चीज़ें हमको जानना जरूरी होता है कि जो ये हमारा है, अगर इधर कोई एटम लगता है तो इस एटम को हम कुछ रूपों में समझेंगे। इसको कहते हैं, देखिए रिएक्शन पहले कर लेते हैं। ये रिएक्शन होगा, क्या होगा? ये रिएक्शन होगा। रिएक्शन करेंगे तो ये टूट जाएगा 4K पॉजिटिव, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा हमारा? FeCN का होल 6। 4 पॉजिटिव चार्ज निकला हुआ है तो कितने निगेटिव चार्ज आ जाएंगे इस पर? 4 निगेटिव चार्ज इस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम कहते क्या हैं? ये 4 पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं बेसिक रेडिकल। क्या कहेंगे? बेसिक रेडिकल कहेंगे इसको। और इस पर जो चार्ज लगा हुआ है इसको क्या कहेंगे? ये हमारा है सेंट्रल मेटल आयन। क्या है? सेंट्रल मेटल आयन, या फिर सेंट्रल मेटल आयन है हमारा। अब आप ये जो लगा हुआ है इसको हम कहते हैं लिगैंड। इंक डाल दूं, इंक। तो ये हमारा लिगैंड हो गया। अब इसको हम क्या कहेंगे? जो 6 लगा हुआ है इसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, या इसी को हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेट नंबर, या इसी को एक नाम से और जानते हैं सेकेंडरी वैलेंसी के भी नाम से जानते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी भी इसी को कहते हैं। और ये जो हमारा है, ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स क्या कह सकते हैं? ये हमारा हो जाएगा, इधर लिख दे रहे हैं हम, इसको हम कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट स्फीयर के भी नाम से जानते हैं, या इसी को कॉम्प्लेक्स स्फीयर के नाम से भी जानते हैं, या इसी का एक नाम और है एंटिटी के भी नाम से जानते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंस टॉपिक थे जिसको हम समझ सकते हैं। और एक नाम से और जानते हैं इस कॉम्प्लेक्स को, इसको एक नाम से और जानते हैं जिसको हम कहते हैं निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? पूरे के कंपाउंड को क्या कहते हैं? इस पूरे कंपाउंड को निगेटिव
कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, निगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो इसको आप नोट करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखेंगे एक चीज़ और हमने नहीं लिखा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ता है। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकालते हैं। यहाँ इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, यहाँ लिख सकते हैं इसके लिए 4 इंटू ब्रैकेट के यानी 1 प्लस है तो यहाँ 1 हो जाएगा, +1 के का प्लस 1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस Fe को x मान लेते हैं, प्लस Cn पर Cn 6 है, एक Cn पर 1 माइनस चार्ज होता है बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 प्लस x माइनस 6 इजकल टू 0, x इजकल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 प्लस 2। तो इस पर जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो +2 आया है। अब इस 2 प्लस को हम एक नाम से और जानते हैं जिसको कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी, ठीक है, क्या कहेंगे, प्राइमरी वैलेंसी के भी नाम से हम जानते हैं इसको। तो ये हमारा कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थे, इसको आप नोट करेंगे। अब इस पर हम चलते हैं। इसके लिए आगे बढ़ते हैं। इसको आपने नोट कर लिया होगा, हम इसको रेज कर रहे हैं। ये क्या था हमारा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इस पे आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ समझ सकते हैं कि ये रिएक्शन जब करेगा तो ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। पहला तो ये बन जाएगा FeCN का होल 6 प्लस लगाइए या ना लगाइए कोई मतलब नहीं है। तो ये SO4, अगर इस पर 2 निगेटिव आएगा तो यहाँ 2 +2 आ जाएगा, ठीक है, या 2 प्लस कर सकते हैं, ये आ जाएगा, 2 प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा। तो जैसे 2 प्लस चार्ज आएगा इस पूरे कंपाउंड को क्या कहेंगे, पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव स्फीयर, सॉरी स्फीयर नहीं होगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, ठीक है, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और वही सिस्टम यहाँ भी होगा। इसको क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। इसको क्या कहेंगे, लिगैंड। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सेकेंडरी वैलेंसी। ये हमारी हो गई सेकेंडरी वैलेंसी। और ये हमारा क्या है, इसको हम कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी। क्या हो जाएगा, प्राइमरी वैलेंसी हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें आएंगे, इसके लिए चेक करेंगे। तो यहाँ चेक करने के दौरान आप समझ सकते हैं, 1 मिनट, देखिए इसमें जो होगा न्यूट्रल SO4 के साथ न्यूट्रल मॉलिक्यूल लगेगा। तो यहाँ आप वाटर बना लीजिए या NH3 बना लीजिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ NH3, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका NH3 हो जाएगा। यहाँ NH3 लिखेंगे
तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है इसका जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे आप, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए एक्स को एक्स मान लेंगे, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। जब ये 0 हो जाएगा तो प्लस क्या होगा, ये +2 हो जाएगा, यानी ऐसे इसको निकालेंगे x + 6 0 + -2 हो जाएगा इसका SO4 का बराबर 0, x बराबर क्या होगा +2, तो इस पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। इसके लिए जब निकालेंगे तो इस पे तो 0 होगा, क्या होगा, इस पे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, लिगैंड है, ये हमारा कोऑर्डिनेट या सेकेंडरी वैलेंसी कह सकते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी है, ये हमारा मेटल है, यानी सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो इस कुछ चीज़ें थी, इसको आप नोट करेंगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं। नोट करेंगे इसको आप, तो इसको आप नोट कर लिए होंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम वान डेर वाल्स थ्योरी लेकर आएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि इसका प्राइमरी वैलेंसी 2 है, इस कॉम्प्लेक्स का प्राइमरी वैलेंसी 2 है, इस कॉम्प्लेक्स का प्राइमरी वैलेंसी +2 है, लेकिन इसका जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या है, 0। प्राइमरी वैलेंसी इसका क्या है, 0 है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0 ही होता है, ठीक है, इसका 0 होता है। तो ये कुछ नियम थे। तो हमारे वीडियो को आप देखिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे आपसे वान डेर वाल्स थ्योरी के साथ, वान डेर वाल्स फोर्स के साथ। अब आप इसको नोट करेंगे।